स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कहाँ तक किया था? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। हमारा पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का। और नंबर सिस्टम में हमने लिखा था एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, सारी चीज़ें लिखी थी हमने। अब बेसिकली एक नोट लिखते हैं हम। एक्चुअली नोट कुछ नहीं है, मैं जो बताया आपको आई के बारे में, बस वही एज अ नोट में नहीं सोच रहा था कि इसका कोई नोटेशन नहीं है इरेशनल नंबर्स का। इसको हम नॉर्मली आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, बट ये सारी बातें हम कर चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि लिखने की जरूरत है। बहुत सिंपल चीज़ आपको याद रह जाएगी। तो रहने देते हैं, हम एज अ रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट में हम रैशनल इरेशनल नंबर की चीज़ लिखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है कि या तो आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर वाली चीज़ लिख लेते हैं हमने। ठीक है। फर्स्ट, a real number is a rational number. A real number is a rational number a real number is a rational number if and only if and only if को शॉर्ट में हम आई डबल एफ इस तरीके से लिखते हैं। आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है। इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन decimal representation is either डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब वही पॉइंट वाला कि पॉइंट में लिखते हैं उसी को हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोला है। इज आइदर या तो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने का मतलब है कि पॉइंट के बाद वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा। इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मान लो स्टॉप नहीं हो रहा है, एक चलते ही जा रहा है, रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर स्टॉप नहीं हो रहा है चलते ही जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका पैटर्न बन जाएगा एक स्टेज की बाद। सो और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रिकरिंग हो जाएगा। बट रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होगा, एक पैटर्न बन जाएगा उसका, जो हमने कल बात करी थी वो वाला। ठीक है। इसके बाद है सेकंड वन, और रियल नंबर is an irrational number, is an irrational number if and only if its representation decimal representation is non-terminating and non-recurring। is non-terminating and non-recurring मतलब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ना तो वो स्टॉप होगा पॉइंट के बाद, जो नंबर है वो ना ही तो पॉइंट के बाद स्टॉप होने वाला है और ना ही कोई उसमें पैटर्न मिलेगा, वो बस चलते ही जाएगा विदाउट पैटर्न। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सेट थ्योरी, बेसिक जो डेफिनेशंस हैं सेट्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे। सो सम बेसिक डेफिनेशंस,
हमारा टॉपिक है सम बेसिक डेफिनेशंस। ये सारी तो आपको आनी ही चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। सेट हम पढ़ चुके हैं, सेट क्या होता है, तो अब नेक्स्ट होगा सबसेट। सबसेट क्या होता है, बोलो भाई, कोई आइडिया किसी को, व्हाट इज सबसेट? विश्राम, सबसेट क्या होता है? सर सेट के कुछ एलिमेंट जो एक सेट में हो उसको सबसेट कह सकते। अच्छा, चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए if every element of a set A is called set A is also called, नहीं आएगा, also is also an element of, is also an element of a set B, a set B, then A is called a subset, A is called a subset of B, and it is denoted by बी ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो, मान लो बी में कुछ एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 इस तरीके के, मान लो 4 एलिमेंट हैं। मैं दूसरा कोई सेट लेता हूँ जिसके अंदर से भी 2 ही एलिमेंट हैं। इसका मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में है, मतलब 1 भी बी में है और 2 भी बी में है। तो क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। पहली बात तो अपने आप में सेट होना चाहिए। सेट आपको पता है क्या होता है, और सेट भी कौन सा, सब। सब का मतलब होता है छोटा, तो सब सेट होना चाहिए। सब आएगा तो किसी दूसरे के साथ रेफरेंस में होना चाहिए। तो किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं कि बी से छोटा, तो सब सेट। अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए छोटा है बी से, तो बी बड़ा है ए से। और अगर बी बड़ा तो बी को क्या कहेंगे, बी इज सुपर सेट। बड़े को क्या कहते हैं, सुपर, सुपर सेट ऑफ ए। जो छोटा है वो सबसेट, जो बड़ा है वो सुपर सेट। ठीक है, नोटेशन बिल्कुल दोनों का सेम होगा। ये सबसेट ऑफ बी, यहीं से आप बता सकते हो कि ये सबसेट है बी का और ये सुपर सेट है। ऐसा नोटेशन का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, मतलब सबसेट के बेसिकली दो पार्ट आते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट, कोई सेट लेते हो आप ए, इसका हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, और बी के अंदर ऐसा कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं है, तो तभी हमको ये पता चलेगा कि बी जो है वो बड़ा है। अगर बी बड़ा है इसका मतलब बी में एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए जो ए में नहीं है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे कि बी इज, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और नोटेशन नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके का। और कभी कभी प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये भी यूज कर लेते हैं। अब दो तरीके की नोटेशन है, कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं ए सबसेट बी, और ये ऐसा। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो दो तरीके के नोटेशन नॉर्मली यूज किए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, पहले वाले की मतलब इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इस केस में इसका क्या मतलब है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर का मतलब क्या है कि कम से कम बी में, पहली बात ए तो सबसेट है, वो बात तो क्लियर है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। ठीक है, और बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नाउ अगर
जैसे मैं ये कहूं बी भी तो अपने आप का सबसेट है, बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, इस सेट का हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो बी का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब बी सबसेट ऑफ बी। तो जितने भी सेट आप लोगे सभी सेट अपने आप के खुद के सबसेट होते हैं, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जब ये वाली बात ये वाला नोटेशन बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि देखो ये वाला ऊपर बना है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है, और नीचे वाला जो लाइन खींची इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अगर हम इस तरह का नोटेशन बनाते हैं मतलब ए बी के इक्वल नहीं होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट ही है, कंफर्म है कि प्रॉपर ही है। लेकिन इन केस अगर हमको नहीं पता कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, तो हम उस केस में इस तरह का नोटेशन यूज करते हैं कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से नॉर्मली यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी वही है कि सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, वरना थोड़ा एक सेकंड, ये नॉट ये वाला ये ऐसा आएगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इक्वल। इसका क्या मतलब है कि जो ए है आपका वो बी के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको कैंसिल कर दिया, नीचे वाली लाइन को कैंसिल कर दिया, मतलब ए बी के इक्वल नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, और ये तो क्लियर है, जो ऊपर वाला था वही यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें तो कोई इशू है नहीं, ए बी के इक्वल भी हो सकता है और इसका प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बुक में वेरी करता है, प्रोफेसर पे वेरी करता है, सब अलग अलग तरीके से नोटेशन यूज करते हैं। नॉर्मली अगर हम ये वाला नोटेशन यूज करते तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है अपने को कि नीचे वाले को कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया मतलब ए बी के इक्वल नहीं ही होगा, कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट ही होने वाला है, तो ये वाला नोटेशन ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू दिस। बाकी अपनी मर्जी है, दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं है, कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नोटेशन इसका नो सर। लिख लेते हैं अपने हियर, Yes, sir. B is called superset of A। ठीक है, B को हम क्या कहेंगे, सुपरसेट कहेंगे A का, और A को क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे B का। ठीक है, मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, मैं दे चुका हूं एग्जांपल, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, सेकंड क्या है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। कोई भी दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ Elements of B are in A and all elements of A are in B, then A is equal to B. बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी दो सेट अगर आप लेते हो ए और बी, इन दोनों को इक्वल कब कहेंगे, जब इनके सारे एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ पे अगर ए बी सी है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ए बी सी। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, इसमें 10 एलिमेंट है तो इसमें भी 10 हो, और एलिमेंट्स भी टोटल वही के वही एलिमेंट हो रहे, जो यहाँ पे है वही के वही एलिमेंट यहाँ पे हो, तो हम क्या कहेंगे, दोनों के दोनों सेट इक्वल है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, और ए बी थ्री, अगर मैं कहूँ ए इज इक्वल टू बी, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, और अगर ए बी दोनों इक्वल है मतलब सी और थ्री दोनों इक्वल होने चाहिए, तो अगर ए इज इक्वल टू बी है इसका मतलब सी क्या होना चाहिए, थ्री। ठीक है, तो जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि दो साइड इक्वल होते हैं तो क्या होता है, सारे सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार अपने, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, two sets A and B are equal
if they have precisely the same elements, if they have precisely the same elements and denoted by and denoted by A is equals to B। ठीक है, एक नोट लिख लो यहाँ पे। देखो, कोई भी दो सेट अगर आपको प्रूव करना है कि इक्वल है, तो प्रूव करने का वे क्या होता है? नॉर्मली हम किस तरीके से टैकल करते हैं इसको, जो ए है वो बी का सबसेट होना चाहिए। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे कहाँ है? बी के अंदर है। और फिर हम प्रूव करेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। ऐसा कब हो सकता है? ओनली पॉसिबिलिटी जब ए और बी में सेम एलिमेंट्स हो। अगर एक भी एलिमेंट ऊपर नीचे हुआ तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, इसमें से एक तो कम से कम फेल हो ही जाएगी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए का सभी एलिमेंट बी के अंदर और बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों सेट इक्वल हो। तो जब भी हमें दो सेट इक्वल प्रूफ करने होंगे तब हम क्या करेंगे? ये वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, बस इसी को हम एज अ नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको डाउट हो आप ऑन द स्पॉट मुझे रोक लेना, ठीक है? A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा? व्हेन A इज इक्वल टू B। तो अगर A इक्वल टू B होगा तो ये सेटिस्फाई ट्रू होगा, और अगर ये होता है तो A इक्वल टू B होगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसेट में ही समझा दिया आपको, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को मैं छोड़ देता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन लिखवाऊं? नो सर, जरूरत नहीं है वो तो। हाँ, जरूरत नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपने। इफ अ सेट, अच्छा फाइनाइट सेट क्या होता है? एनी आइडिया? Which have a finite number of elements. हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसा नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है हमको। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट हो तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो इफ, भाई ये टर्मिनोलॉजी देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको आता होगा और कुछ ऐसे सामने बंदे होते हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, कुछ डाउट होता है उनको। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एक बार इनके बारे में बात कर लेना बेटर है। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ finite number of elements then it is called finite set। and if number of elements are infinite, then it is called infinite set।
मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ एग्जांपल वगैरह देने की जरूरत है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 2 3 फाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर का सेट ले लो आप, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बताओ? Set of all subset of any set is called power set of that set. अवनी पटेल। Every possibility with this. क्या हुआ? क्या होता है पावर सेट? Every possibilities हो जाता है वो सर। पावर सेट से पहले एक काम करते हैं, नल सेट पढ़ लेते हैं। पावर सेट बाद में देखेंगे, पहले नल सेट देख लेते हैं। नल सेट क्या होता है? नल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कुछ भी ना हो, खाली हो, तो नल सेट। क्या बोलेंगे इसको? अ सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम नल सेट बोलते हैं। सेट consisting of no points is called the null set। नल और एम्प्टी दोनों बोल सकते हैं। एम्प्टी भी बोला जाता है। एम्प्टी मतलब ये क्या होता है? खाली। नल और एम्प्टी सेट, ठीक है। इसका नोटेशन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय, सीधा नोटेशन। क्या नोटेशन होता है भाई बताओ? विश्राम, क्या नोटेशन होता है? फाई। फाई होता है। डिम्पी, क्या होता है नोटेशन? फाइव। हाँ, फाइव। फाई होता है। अच्छा, कोई ऐसा है तो ये बोल रहा है कि सर फाई नोटेशन नहीं होता है? एनीबॉडी? सर ऐसे ही मतलब कुछ नहीं दे के सेकेंड ब्रैकेट से भी रख सकते हैं सर। कैसा रख सकते हैं? सेकेंड ब्रैकेट से जैसे सेट को डिनोट करते हैं ना, कुछ भी ऐसे? नहीं। हाँ हाँ ऐसे। और ये ऐसा कभी नोटेशन देखा है तुमने? देखा है? यस सर, फाई है। ये फाई है, तो ये क्या है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? सर स्लैश जीरो ऐसा कुछ। इसमें जो ये जीरो के ऊपर जो मैंने डंडा खींचा है वो टेढ़ा है, स्लैश बोल सकते हो। यहाँ पे जो है वो वर्टिकल है। ये डिफरेंस है इसमें। ये होता है फाई, ग्रीक लेटर है ये। लेकिन जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वो फाई नहीं है। हम फाई फाई बोल के हमारा काम चला लेते हैं क्योंकि दिखने में एक जैसे है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमको कॉन्सेप्ट पता ना हो। एटलीस्ट हमें कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। तो नोटेशन फाई नहीं होता है, ये नोटेशन बनाया गया है और इसको ऐसा कुछ फाई नाम नहीं है, इसको एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। इसका मतलब इसको एम्प्टी सेट ही प्रोनाउंस किया जाता है, इसको फाई नहीं, इसको फाई प्रोनाउंस नहीं करते। और जहां पे भी लिखा है, जहां पे भी बोलते हैं फाई, वो सब गलत है। फाई एक जैसा अपने एबीसीडी है, वैसे वहां पे भी ग्रीक लैंग्वेज में ये नोटेशन है फाई, ये वाला, इसको फाई बोलते हैं। ये फाई नहीं है टेढ़ा, लेकिन ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। हाँ, कभी क्या आदत पड़ जाती है, बचपन से देख के आ रहा है तो मुंह से फाई निकल जाता है, कोई अलग बात है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये फाई नहीं है। फाई से एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं किया जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे मुंह से भी कई बार निकलेगा, क्योंकि नॉर्मली हम ये फाई फाई ही बोल के आगे चलते हैं, बट एक्चुअली में ये फाई नहीं होता, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, वो क्या हो गया? उसको हम बोलेंगे नल सेट। ये नॉर्मली दो नोटेशन है जो हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज पावर सेट बताओ?
बताया था अभी, लिख देते हैं डेफिनेशन। द पावर सेट, लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा मैं आपको। द पावर सेट ऑफ अ सेट ए is the collection of all possible subsets of A. All possible subsets of A, ठीक है। जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उन सबका कलेक्शन कर लेना है। वो जो कलेक्शन बनेगा, वो जो सेट होगा, उसी को हम पावर सेट बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दैट सेट। अब इसका नोटेशन क्या होता है? नोटेशन पावर सेट ऑफ ए, इसका नोटेशन क्या होगा? पी ऑफ ए, कैपिटल पी है, पी ऑफ ए, ये इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं अपने। पहले मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, ए एंड बी। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे मुझे वो जानना है। अवनी, इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे बताओ? 2 सर। एक मिनट। मान लो हमने सेट लिया है ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, इसमें दो एलिमेंट है ए और बी। हाँ, इसके कितने सबसेट होंगे बताओ अवनी, कितने सबसेट होंगे? 4। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं डिम्पी सर। हाँ बोलो डिम्पी। 4 सर। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या कितने होंगे? 4 सर, आवाज नहीं आ रही सर। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कितने होंगे? 4। 4 होंगे। यस सर। ओके, कौन कौन से होंगे? ए, एक में ए होगा, बी, एक होगा हमारा एम्प्टी सेट, एक इटसेल्फ, ए इटसेल्फ। ये इसके चार आपके सबसेट्स होंगे। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप चाहे कोई भी सबसेट ले लो, कोई भी सेट ले लो जो आपके मन में आता है, कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा ही होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, ये बात आप गांठ मार लो। दूसरा, जो सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो ये कोई भी सेट लेते हो तो उसके दो सबसेट तो आपको मिल ही जाएंगे, एक फाई होगा और एक ये सेट इटसेल्फ। ठीक है, और उसके बाद आप सबसेट बना सकते हो, वो जितने पॉसिबल बना पाओगे वो आपको बनाने हैं। ये इसका एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल अपने देखते हैं। अब कोई दूसरा मुझे आंसर देगा, ए बी सी, कौन देगा? विश्राम। यस सर। इसके सबसेट्स बताओ कौन कौन से होंगे? 8 होंगे, एक कौन तो कौन से? 5 हाँ और ए, हाँ ए, ए, बी, सी, ए बी, बी सी और ए बी, ए सी। बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हो कितने आपके पास टोटल सबसेट है। ये 8 सबसेट्स मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा आप दूसरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अनमोल, यस सर। एम्प्टी सेट के कितने सबसेट्स होंगे?
एक वो खुद एम्प्टी सेट खुद होगा मतलब ए हो गया, फिर बस, और एम्प्टी एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट भी होगा, मतलब ये तो एक ही बात हुआ ना, ए इक्वल टू एम्प्टी तो एक ही चीज हुआ ना, मतलब एक ही होगा पर एक ही उसको होगा। तो इसका एक सबसेट मिलेगा ए इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ इसका कि आपने एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, उसका भी एक सबसेट मिल रहा है आपको। मतलब जो पावर सेट होता है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, चाहे ए कुछ भी हो, पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट का भी कुछ ना कुछ सबसेट होता है, तो सीधी सी बात है, कोई एलिमेंट रखोगे एक या दो या तीन, तो उसके कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे ही आपको। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते कितने हैं, टोटल कितने सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, तो क्या आता है आंसर उसका, आप सबको पता होगा, स्कूल में पढ़ा है। अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ए के 2n। अब देख सकते हो इसके अंदर दो एलिमेंट थे, तो 2 दैट इज 4 मिल गए। अगर n की वैल्यू आपने पुट करी 3 तो क्या मिलेगा, 2³ = 8 मिल गए। यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है तो n की वैल्यू मैंने रखी 0, तो 2 दैट मींस 1, तो एक मिल गया सबसेट। तो ऑलवेज आपको सबसेट मिलेंगे ही मिलेंगे, पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे हम पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरीके से, इस सेट के अंदर सेट आएंगे। तो ये सेट कैसा है, सेट्स का सेट है, सेट्स का सेट है, वो हमारा पावर सेट है। तो उसको क्या बोल सकते हैं अपने, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स या कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पावर सेट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मल इसका नोटेशन जो हम यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें हम लिख लेते हैं कि 2n एलिमेंट होंगे और पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, या यूं कह सकते हो रिजल्ट है, या कह सकते हो नोट है। ठीक है, इस चीज को नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। नोट, फर्स्ट नोट क्या है आपका, इफ अ सेट has n elements, if a set has n elements, then its power set has 2n elements. सेकंड क्या है, पावर सेट ऑफ अ सेट is never empty, कि कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर ए आपका ए बी सी है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, एम्प्टी सेट, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, बी सी, सी ए एंड ए। ओके, दूसरा एग्जांपल है, ए अगर एम्प्टी सेट है आपका तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, ए इटसेल्फ। ठीक है, नाउ ए इज इक्वल्स टू, कुछ एग्जांपल लेते हैं, स्कूल लेवल का एग्जांपल है। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सेट है, उसके अंदर इस तरह के एग्जांपल दिए हुए हैं, कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट ट्राई करता हूँ मैं। ए बी,
एम्प्टी सेट। ठीक है, मान लो ये मैंने सेट ए लिया, तो इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो बताना है आपको। कौन बताएगा बताएगा? सृष्टि, यस सर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये वाला ट्रू है और ए सबसेट ए फॉल्स है। ये फॉल्स है। और ये वाला सेकंड? सेकंड वाला ट्रू है। ट्रू है। ये वाला? वो फॉल्स है। फॉल्स है। ये? फॉल्स है। ये वाला? ट्रू। ये? ट्रू। ये? ये भी ट्रू है। ये? ये भी ट्रू है। अच्छा, मुझे नाम देखने दो कौन कौन है। अच्छा, मानव, यस सर। इसमें से कौन सा गलत है? सर मतलब सर मतलब इनमें से इसने सृष्टि ने बोला ये सही है, क्या तुम्हें सही लगता है या नहीं लगता है ऐसा? तो कौन सा इसमें से गलत है उसने बोला हुआ है? सर उसमें क्या ये सही बोला है? हाँ सर वो सही है। ये वाला? नहीं सर। ये गलत है? यस सर। पक्का? हाँ सर। क्यों गलत है भाई? बी तुम्हारा है तो सही सेट के अंदर, क्या दिक्कत है? जो बिलोंग्स टू नहीं आएगा? सर वो एक पूरा हो गया एक एलिमेंट ए और बी। बिल्कुल सही। सर ए बी सेट है ना इसलिए। वो पूरा है सर। ये नहीं होगा, गलत है। बी सबसेट ऑफ ए, ये सही है? इसने बोला है ये नहीं होगा, ऐसा उसने बोला है, क्या ये सही है? हाँ सर वो सही है, नहीं होगा। अच्छा, ये वाला? वो सर उसमें वो गलत ही है, मतलब Next. इसमें सही है, बोला सही है। बोला सही है, हाँ। सही बोला है उसने। ओके, फिर ये? सर वो भी सही है। नेक्स्ट। वो सर वो गलत है। मतलब सबसेट नहीं होगा? नहीं सर उसमें भी ए और बी दोनों आएंगे, बी तो अकेला कोई एलिमेंट ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ये गलत है। फिर ये नेक्स्ट? सर वो गलत होगा। ये वाला सही है नहीं गलत सर है? सर वो नहीं पता सर, श्योर नहीं कह सकता उसमें। श्योर नहीं कह सकते हो? हाँ सर। और ये नेक्स्ट? नेक्स्ट तो सर सही है। ये सही है। और और ये? लास्ट वाला सर सर वो मतलब इधर सही है, जो गलत किया ना वो सही है, मतलब सबसेट नहीं होगा।
सरफराज, यस सर। मानव ने सब बता दिया, कंफ्यूज हो रहा है वो इस चीज के अंदर। ये हाँ। सही है गलत है बताओ। सर फाई तो है ना सेट के अंदर, तो बिलोंग्स करेगा ये में। करेगा ही करेगा। हाँ सर। ये एक एलिमेंट है, तो जो भी एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं। तो जब भी बिलोंग्स टू का सिंबल आता है, अगर यहाँ पे मैं कुछ चीज लिखता हूं बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे कोई भी सेट लिख दूं अगर मैं ए, तो यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए ए का, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। बिलोंग्स का मतलब होता है कि ये एलिमेंट कहीं ना कहीं सेट में दिखाई दे रहा है एज इट इज, तो हम इसको बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू में फाई आएगा। ये पूरा एलिमेंट एक सेट, ये जो सेट है ए कॉमा बी, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो वो भी बिलोंग करेगा और ये भी बिलोंग करेगा। तो बिलोंग्स टू में से तीन ही चीज आएंगी यहाँ पे। कौन सी? ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए, और ये एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। ये तीन चीज बिलोंग करेंगी बस। अब सबसेट्स की बात करते हैं। तो सिंगलटन है, ये जो एक एलिमेंट दिख रहा है, इस एक एलिमेंट को सेट में डाल दो तो सिंगलटन सेट मिल गया, ये बिलोंग करेगा ए के अंदर। दूसरा सिंगलटन सेट कौन सा होगा? ये एक एलिमेंट है, तो इस एक एलिमेंट को मैंने सेट में डाल दिया, तो ये भी बिलोंग करेगा। सॉरी, ये क्या करेगा? गलत हो गया भाई, सबसेट आएगा, सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे भी सबसेट आएगा, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये एक सबसेट है, सिंगलटन एलिमेंट लिया, ये भी एक सबसेट है, सिंगलटन सेट लिया हुआ है। अब सिंगलटन सेट आएगा ये भी तीसरा एलिमेंट है ये, तो ये भी क्या होगा? सबसेट होगा ए का। ठीक है, अब दूसरा अगर और सबसेट निकालना है तो ए कॉमा, कौन सा ए? ये वाला ए कॉमा, ये दूसरा वाला एलिमेंट, ये ए कॉमा बी, ये दूसरा एक सेट बना, सबसेट बना ए का। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? तो इस तरीके से इसके सभी सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे इसके टोटल? 8, क्योंकि एलिमेंट कितने? 1 2 3 एलिमेंट है, 2⁻3 8 सबसेट्स बनेंगे इसके। उस 8 में से हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 तो निकाल लिए, बचा कौन सा? A5। नहीं सॉरी, ये सबसेट तो एलिमेंट फाइंड किया हमने, ये तो एलिमेंट फाइंड किया, इसके एलिमेंट बिलोंग्स टू वाला बताया। सबसेट कितने फाइंड किए? 4, 1 2 3 और 4, तो और 4 मिलेंगे, वो आप अपने आप फाइंड कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो बोलो, मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी को कोई डाउट है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे पता था कि बच्चों को डाउट होता है, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने ये एग्जाम्पल उठाया। तो अगर कोई भी डाउट हो तो बोलो। नो सर, नो डाउट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने। स्टार्ट क्या? ड्रॉप करते हैं, हटाओ इसको। सो ये हो गया, यहाँ पे पावर सेट हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, पावर सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट। नेक्स्ट लेते हैं, चलो सिंगलटन सेट। सिंगलटन तो मैं बता चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सिंगलटन मतलब जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, जैसे मैं बार बार कब से बोल रहा हूँ, सिंगलटन ये, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन 1 ले लो, कुछ भी एक एलिमेंट होगा तो वो सिंगलटन। ठीक है, जरूरत नहीं है ना लिखने की डेफिनेशन? नो सर। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखो, मान लो हम कलेक्शन ऑफ सेट्स ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सेट A1 A2 A3, 3 सेट ले लिए हमने। अगर ये तीनों सेट, इन तीनों सेट को हम पेयर वाइज डिसजॉइंट कब बोलेंगे? कि जितने भी पेयर बना सकते हो पॉसिबल, सभी पेयर बनाओ। पेयर मतलब दो का पेयर बनता है अभी, सभी पेयर बनाओ और वो सब आपस में क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब गड़बड़ हो जाएगी, अब तुमको इंटरसेक्शन बताना पड़ेगा, इंटरसेक्शन मैंने बताया नहीं है ना, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट अभी नहीं, पेयर वाइज डिसजॉइंट बाद में, पहले यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ लेते हैं।
पहले यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ना पड़ेगा, बाद में पढ़ेंगे पेयरवाइज रिलेशन। चलो, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? कोई भी दो सेट लिया आपने, ए लिया, मान लो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, बी लिया, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, मान लो 2 3 4 5। ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो, इसके भी सभी एलिमेंट्स और इसके भी सभी एलिमेंट्स मिलाकर जो बनेगा उसको हम यूनियन बोल देते हैं। सो अब देखो क्या आएगा इसका, 1 2 3 2 3 2 3 दो बार है, इसका मतलब यहाँ पे दो बार नहीं लिखेंगे हम, इसके सभी एलिमेंट लिखेंगे, इसके भी सभी एलिमेंट लिखेंगे, मान लिया, लेकिन एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो दो बार नहीं आएंगे वो, ठीक है? क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एलिमेंट्स डिसजॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके 1 2 3 4 और 5। अब अगर मैं बोलूं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ये सिंबल है यूनियन का, यू से यूनियन, यू की तरह बनेगा, इंटरसेक्शन में उल्टा यू बना देते हैं, ठीक है? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपका इंटरसेक्शन होता है। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 2 3। तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? दो एलिमेंट आएंगे, दैट इज 2 and 3, ठीक है? कोई डाउट हो तो बोलना भाई। अब मैं समझाऊंगा, सीधा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं दोनों के फटाफट। द यूनियन of two sets A and B, the union of two sets A and B is the set of points which belongs to one of the sets A and B, and is denoted by, मैं इसको अलग से लिखते हैं, A and B नोटेशन, A यूनियन B। क्या बोला हुआ यहाँ पे? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स का यूनियन ए बी क्या होगा? इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आएंगे विच बिलोंग्स टू वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी, वो सारे एलिमेंट जो इन दोनों में से कम एक सेट के अंदर बिलोंग करते हो, उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है? नाउ इसको लिख देते हैं अच्छे से, नोट मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन लिख दें अगर हम, तो क्या मिलेगा हमको सेट के नोटेशन में? तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है? कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तो सच दैट वाला बोला जाता है, इसमें अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। मैंने कॉलन यूज किया, कभी कभी ये यूज कर लेते, कभी कभी ये यूज कर लेते, तो अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं, सब सही है, ठीक है? सब चलता है भाई। तो ऐसा मत सोचना सर यहाँ पे वो बोला था, यहाँ पे ये बना दिया है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज नहीं होने का। यूनियन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट क्या है आपका? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, the intersection of two sets A and B is the set of points which belongs to both, दोनों में होना चाहिए, A and B, which belongs to both A and B,
नोटेशन ए इंटरसेक्शन बी, एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, तो फिर से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, नोट लिख लेते हैं। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे, दोनों में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्या मतलब है इसका? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आता। एम्प्टी का मतलब कुछ भी नहीं आता, और कुछ भी नहीं आता का इसका मतलब क्या है? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं ना, और कॉमन एलिमेंट्स में कुछ भी नहीं है, मतलब ए और बी के सभी एलिमेंट्स डिसजॉइंट हैं, बिल्कुल अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन ये बहुत बार यूज होंगे हमारे आने वाले टाइम में, ठीक है, इसलिए सब चीजों को बताना जरूरी है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, there is no common element in A and B, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेट बिल्कुल डिसजॉइंट है। हियर सेट्स A and B are called disjoint। क्या मतलब हुआ इसका? यहां से एक दूसरी डेफिनेशन भी आ गई, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? कोई भी दो सेट को हम डिसजॉइंट कब कहेंगे? जब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगी, तो हम उन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं डेफिनेशन किसकी? पेयरवाइज डिसजॉइंट की। पेयरवाइज डिसजॉइंट क्या होता है? pairwise disjoint sets, pairwise disjoint sets। मान लो मैं कोई तीन सेट लेता हूं, A1, A2 और A3। इन तीनों को हम पेयरवाइज डिसजॉइंट कब कहेंगे? जब इनके जितने पॉसिबल पेयर हैं वो सारे पेयर बना लेंगे और सब डिसजॉइंट होंगे। एग्जांपल, A1 A2 का पेयर बनाओ, A1 A3 का पेयर बनेगा और A2 A3 का पेयर बनेगा। सिर्फ ये तीन ही पेयर बनेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई पेयर नहीं बनेगा। अब A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होना चाहिए? एम्प्टी। A1 इंटरसेक्शन A3 भी एम्प्टी होना चाहिए और A2 इंटरसेक्शन A3 भी एम्प्टी होना चाहिए। तो जितने पॉसिबल पेयर थे वो बना लिए हमने, और सभी पॉसिबल पेयर क्या है? डिसजॉइंट है, सबका इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी। तो क्योंकि सभी जितने भी पेयर थे सारे के सारे डिसजॉइंट है, तो क्या कहेंगे? पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब सभी पेयर डिसजॉइंट। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बोलो। अब बात सिर्फ तीन की नहीं है, कितने भी आपके पास सेट्स हो सकते हैं। मान लो आपके पास चार सेट, पांच है, मान लो पांच सेट ले लिए, जितने पॉसिबल पेयर बनाओ। A1 इंटरसेक्शन A2 एम्प्टी होना चाहिए, मतलब डिसजॉइंट होने चाहिए। A1 A3 डिसजॉइंट, A1 A4 डिसजॉइंट, A1 A5 डिसजॉइंट, A2 A3 A2 A4 सब डिसजॉइंट। जितने पॉसिबल पेयर है सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि ये पांचों क्या है? ये कलेक्शन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? इस फैमिली को ये पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट्स है। A1 A2 A3 A4 A5 आर पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये समझ में आना जरूरी है भाई, इसका बार बार यूज होगा, इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अ फैमिली AN of sets is a family is said to be pairwise disjoint, is said to be
pairwise disjoint if AI intersection AJ is empty, ठीक है, for every INJ belongs to index set say delta such that I is not equals to J, ठीक है। देखो ये क्या नोटेशन है, डेल्टा नोटेशन बनाया हुआ है। नॉर्मली डेल्टा हम यूज करते हैं इंडेक्स सेट के लिए। इंडेक्स सेट क्या होता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। जो an का ये an है ना, ये इंडेक्स है। a1 a2 a3 1 2 3 सब इंडेक्स है सेट्स के, ठीक है। तो इंडेक्स सेट का मतलब होता है इंडेक्स का कलेक्शन। जो इंडेक्स जो a1 a2 a3 आ रहे हैं आपके, ये सबस्क्रिप्ट जो आ रहे हैं नीचे, ये सब कहां से आ रहे हैं, डेल्टा में से आ रहे हैं। जस्ट एक नोटेशन है, सबस्क्रिप्ट्स का एक सेट बनाया हुआ, उसका नोटेशन है। ये कुछ भी हो सकता है। ये अगर मान लो मैं चाहता तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता, ये जो मैंने फैमिली डिफाइन करी है यहाँ पे, n रनिंग फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर हो जाते हैं मेरे ये। तो डेल्टा में क्या आएगा मेरे, ये 1 से 10 नंबर आ जाएंगे, 1 to up to 10। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इस तरह से डिफाइन करूंगा मैं, तो जो भी डिफाइन करूंगा वही होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली सीधा, मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, मैं सीधा डेल्टा ही बोल दिया इसको। मतलब डेल्टा के अंदर एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो मुझे स्पेसिफिकली लिखना पड़ता, और स्पेसिफिकली लिखता तो जो मैं लिखता बस वही आंसर होता। अब मैंने क्या बोल दिया, कुछ भी, एनीथिंग, डेल्टा कैन बी एनीथिंग, कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो कुछ भी आ गया ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा जनरलाइज हो गया। और नॉर्मली डेफिनेशंस में, थियरम्स में आप देखोगे, जब प्योर मैथमेटिक्स में जाते हो, रियल एनालिसिस के अंदर जाते हो, तो जो थियरम्स वगैरह आप पढ़ते हो, प्रूफ पढ़ते हो, उसके अंदर ये बार बार आपको देखने को मिलेगा डेल्टा, ठीक है। इंडेक्स सेट बोलते हैं इसको अपने। और घबराओ मत, सर इसको फैमिली क्यों बोल दिया आपने? फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली जैसे आपकी फैमिली मतलब क्या है? कुछ लोगों का कलेक्शन है, वही तरह से सेट्स का कलेक्शन है। इसको हम सेट भी बोल सकते हैं, पर सुनने में विचित्र लगेगा। अगर फैमिली की जगह आप सेट रखो, फिर इसको रीड करो, क्या होगा, और सेट ऑफ सेट्स। थोड़ा पढ़ने में क्या है कि थोड़ा अजीब लगता है, सेट ऑफ सेट्स। हालांकि समझने वाले के लिए कुछ अजीब नहीं है, वो तो समझ गया मतलब समझ गया। पर जो लोग रीड करते हैं, रीड करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इसको क्या कलेक्शन बोल सकते हैं। पर कलेक्शन बोलोगे फिर बोल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फैमिली भी बोल सकते हो, और फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है नॉर्मली पेयर वाइज डिजॉइंट के अंदर, ये ज्यादातर वर्ड यूज किए जाते हैं। फैमिली यूज किया जाता है, ये इंडेक्स सेट यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है। आई जे बहुत कॉमन चीज है ये सब, कहीं पे भी देखोगे नॉर्मली आपको यही देखने को मिलेगा। तो हम भी बस लोग जो बोलते हैं हम भी फॉलो करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना पेयर वाइज डिजॉइंट क्या होता है? यस सर। ओके, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, आई नॉट इक्वल टू जे, अलग अलग होने चाहिए। ये आई और ये जे अलग अलग होने चाहिए। ऐसा मत बोलना A1 इंटरसेक्शन A1 इज एम्प्टी। क्या ऐसा कभी हो सकता है देवराज? ऐसा कभी हो सकता है कि A1 इंटरसेक्शन A1 इज एम्प्टी? नो सर। जैनिल, ऐसा कभी हो सकता है और एनी सेट A1? नो सर A1 इंटरसेक्शन A1 होगा तो उसका आंसर भी A1 ही आएगा। एम्प्टी कभी नहीं आएगा? अच्छा डिम्पी। नो सर। A1 अगर एम्प्टी हो तो? हाँ, अगर A1 को आप एम्प्टी ले लो तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट क्या आएगा? क्या आएगा? एम्प्टी। यस। और यूनियन क्या आएगा इसका? एम्प्टी। तो अगर ऐसा कोई सेट भी पूछ लिया जाए आपसे, A1 यूनियन A1, ऐसा सेट जिसका यूनियन एम्प्टी होता हो, तो सीधी सी बात है ये क्या होने चाहिए, एम्प्टी सेट ही होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, यहां से एक और चीज याद आई मेरे को। मैं तो अलग अलग सेट लेता हूं A और B, उनका इंटरसेक्शन कभी एम्प्टी हो सकता है? एक सेकेंड, उनका इंटरसेक्शन नहीं,
नहीं ये नहीं था। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी क्या होगा? ये कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उसका इंटरसेक्शन अगर हम एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा जेनिल? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। तो छोटी छोटी चीजें हैं ये, पता होनी चाहिए अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सिमी, यस सर। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? कभी नाम सुना है ये यूनिवर्सल? हाँ सर। सृष्टि, यस सर। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? सब कोई एक मेन सेट होता है और उसमें छोटे छोटे सबसेट होते हैं। मेन सेट होता है। विश्राम। सर एक्सप्लेन करना नहीं आता। अरे मैं समझ गया, कोई बात नहीं। विश्राम, सर नाम तो सुना है पर पता नहीं। नाम सुना सुना लग रहा है। अच्छा, कौन बताएगा इसको? देवराज, क्या लगता है तुम्हें? सर सारे सेट का एक सेट, सारे सेट का एक सेट? मतलब एलिमेंट उनका सबका यूनियन, ऐसे भी बोल सकते हैं। सबका यूनियन मतलब यूनिवर्सल। हाँ अरे देवराज, तुम यार सभी देवों के राजा होने के बाद भी ऐसी बातें करते हो, कैसे चलेगा? मानव, सर पता नहीं सर। अरे यार तुम्हें इतना नहीं पता? स्कूल में आता तो था। कौन सर ये बताएगा? जिस मैं ए पूछूंगा। अवनी, अवनी हेलो पटेल। सर। सर नहीं नहीं, अवनी, यस सर। क्या होता है? सुना है नाम कभी? सर नाम सुना है पर सेट जाना का पहचाना नाम है, कहीं पे देखा था इसको पर याद नहीं आ रहा। सर ये खुशबू, जैसे ए और बी टू सेट्स होते हैं। नहीं नहीं, मैं पूछूंगा बाद में। खुशबू, खुशबू यस सर। बताओ, सुना है यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ? सर कोई सेट होता है सभी सेट का, सभी सेट उसके सबसेट होते हैं, ऐसा कुछ होता है सर। अच्छा, और बताओ डीपी, चलो तुम बताओ। सर मेरे सर को तो पूछो। किसको पूछूं? विधि। अरे विधि, अरे तुम्हारा नाम ही दिखाई नहीं दे रहा था मेरे को। बोला, बताओ विधि, बताओ क्या होता है यूनिवर्सल सेट? सर जैसे कोई सेट ए है हाँ, और उसका कॉम्प्लीमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स हमको पता है लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वो सब यूनिवर्सल सेट लेकिन हो मैंने मतलब कॉम्प्लीमेंट उसमें की, आएगा। मुझे पता ही नहीं कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैंने तो बात ही नहीं करी कॉम्प्लीमेंट की। मतलब सर सब कुछ आएगा यूनिवर्सल सेट में, मतलब सारा सब कुछ तुम भी आ सारा जाओगी यूनिवर्सल में? मतलब कोई भी सेट लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट या फिर सारे नहीं नहीं, सेट्स। कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज ही नहीं करना हमको। कॉम्प्लीमेंट वो मैंने पढ़ाया नहीं कॉम्प्लीमेंट अभी तक तो। तो सर अनमोल, सारे सेट्स जितने भी है वो सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। अच्छा, अनमोल क्या लगता है? सर सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आएंगे, मतलब जो भी सेट की बात करेंगे उसके अलग अलग जो भी सेट हैं उनके अलग अलग एलिमेंट हैं जैसे कि, बट यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हैं। सब सही बोल रहे हैं, लेकिन पता सबको है, बस बता नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है। डिम्पी क्या लगता है तुमको? सर जैसे अगर हम टू सेट्स लेते हैं कोई हाँ, ए और, तो ले लिए, फिर? अगर हम उन दोनों जैसे दोनों सेट उसके सबसेट हो जाए तो वो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चलो ठीक है, सुनो, जिस भी
कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एग्जांपल, किसी स्कूल में तुम जाते हो, वहां पे कोई सर्वे करना है बच्चों का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल इज यूनिवर्सल सेट। क्योंकि जो भी सर्वे करो, कुछ भी स्कूल में पढ़ते थे ना कि एप्पल जूस कौन कितने बच्चे पीते हैं, ऑरेंज जूस कितने पीते हैं, उनका इंटरसेक्शन फलाना फलाना, है कि नहीं? कितनों को क्रिकेट खेलना पसंद है, कितनों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कुछ याद आ रहा होगा आपको। तो जो जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सबने लगभग यही बोला है, सब यही रहे थे, बस ये कॉन्टेक्स्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। सभी सेट जिसके सबसेट हो, ऐसा नहीं, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा सेट उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। चलो डेफिनेशन लिख देते हैं फटाफट इसकी। वी कंसीडर all these sets to be the subsets of a given fixed set. Given fixed set known as universal set. Denoted by, नॉर्मली ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होता है, बट स्टिल क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट यू से स्टार्ट होता है तो यू से डिनोट कर देते हैं, या कभी कभी एक्स से डिनोट कर देते हैं। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है इसका, बस ऐसे ही मन में आया कर दिया। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए सिमी, यस सर। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का? सर मतलब जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट सर हाँ बोलो, सही है, बोलो बोलो। सर जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट उस ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। अच्छा, इसको और स्पेसिफिक करो इसमें। जैनिल, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट? सर सॉरी याद नहीं है। क्या बात कर रहे हो, फिर तो पूछना पड़ेगा। मेरे को लगा मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मेरे को लगा पता ही होगा ये तो। सर u माइनस ए। क्या होगा? u माइनस ए। u माइनस ए, देवराज। ऐसे ही थोड़ी नाम देवराज है कि नहीं? सब पता है सर हमको, कुछ भी पूछो। The complement of a set A is the set of all points in the universal set. In the universal set U, which do not belongs to A। और नोटेशन क्या है इसका? या तो A डैश से डिनोट करते हैं या फिर A C फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और नोट करके लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सेट फॉर्म में।
ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, u माइनस ए होता है, मतलब u में से a के एलिमेंट्स को निकाल दो, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके सच दैट x belongs to u and x does not belongs to a. a में नहीं है लेकिन u में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं u को ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और a ले लेता हूं सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, नेचुरल नंबर में से सेट ऑफ इवन नंबर्स निकाल दो, तो इवन नंबर निकालोगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर, a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो पूरे n में से इवन नंबर्स को निकाल दिया, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट के एलिमेंट्स को निकाल दो, जो बचता है उसको क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, मैंने यहाँ पे नोटेशन यूज कर लिया उसका डिफरेंस का, ये रहा नोटेशन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब यही होता है कि भाई इसमें से जैसा अभी बताया, यू में से एक एलिमेंट को निकाल दो, अगर ए में मेरे 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, बी में 1 2 और अच्छा खाली 1 2 2 ही एलिमेंट है, तो ए माइनस बी क्या होगा मेरा, ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो, क्या मिलेगा 3 4। ठीक है, अगर मान लो मैं सी लेता हूं 1 3 5, तो ए माइनस सी क्या होगा, क्या कर सकता हूं ए माइनस सी, खुशबू क्या लगता है तुमको, खुशबू परमार? यस यस सर। क्या लगता है ए माइनस सी क्या होगा, क्या पॉसिबल है करना? नहीं सर। नहीं कर सकता क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं है, राइट? यस सर। ओके सिमी, तुम्हें क्या लगता है, सही बोला है खुशबू ने? सिमी सर शायद सही बोला। शायद सही बोला है, शायद गलत भी बोल सकती है, तो अगर गलत बोल दिया मान लो इसने, तो सही क्या मतलब क्या है सही? सर ए माइनस सी सर, फिर 2 और 2 4 होगा। बिल्कुल सही बोला है तुमने, घबरा घबरा के मत बोला करो, तुम बिल्कुल सही हो। ए में से सी के एलिमेंट को निकाल दिया, वही सही कैसे हो गई, तुम तो गलत हो गई, गलत 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 गलत। कौन बताएगा? भाई देवराज से नहीं पूछूंगा, देवों का राजा है, सब आता है इसको। विधि फटाफट बता दो क्या होगा। सर 5 कहाँ जाएगा लेकिन फिर 5 को उठा के जेब में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये घर का है, कोई बात नहीं। जैनिल क्या लगता है तुमको? सर वही लग रहा है, 2 and 4। 2 and 4 लग रहा है, अच्छा क्योंकि सर सी में एक एलिमेंट ज्यादा है जो ए में है ही नहीं। डिम्पी यस सर। क्या लगता है? 2 and 4 ही है सर। बिल्कुल सही कहा, मैं कंफ्यूज कर रहा था, तुम कंफ्यूज हो गए, 2 और 4 ही होगा। ए में से सी के एलिमेंट्स को निकाल दो, ए में सी के कौन सा एलिमेंट है, 1 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 5 तो है ही नहीं, तो पढ़ा रहने दो, नहीं है तो नहीं है। क्या बचा, 2 और 4 बचा, ए में से सी के एलिमेंट को निकाल दिया तो क्या बचा, 2 और 4 बचा, तो ए माइनस सी 2, 4। ठीक है, तो सिमी तुम्हारा बिल्कुल ठीक था, टेंशन मत लो, बिना घबराए आंसर दे दिया करो। ये डिफरेंस वाली डेफिनेशन लिखवाऊं कि चलेगा? चलेगा सर। हाँ चलेगा। चलेगा ना भाई, तुम्हें चलेगा, बाकी किसी को ऐसा तो नहीं है कि भाई लिखवा दो सर मैं भूल जाऊंगा। लिख लो यार, लिख लो, कोई भरोसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ
सेट्स। इतना बेसिक से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों छोड़ने का, कर लेते हैं इसको भी, 2 मिनट लगेगी। द डिफरेंस a minus b between two sets A and B, two sets A and B is the set of points in A which do not belong to B. नोट समझ में आ गया होगा ना आपको? डिफरेंस A माइनस बी, डिफरेंस है किसके बीच में? दो सेट्स A और B का। इसका मतलब क्या है? यह है सेट ऑफ पॉइंट्स है इन A, मतलब A के पॉइंट्स हैं ये। A माइनस बी बेसिकली क्या है? A के पॉइंट्स है विच डू नॉट बिलोंग्स टू B, जो B में नहीं है। A के वो पॉइंट्स जो B में नहीं है, वो सारे A माइनस बी है। ठीक है, तो नोट क्या आएगा आपका? A माइनस बी इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दिखाई दे रहा है? B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट B में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट को निकाल दो, तो यूनिवर्सल सारे के सारे एलिमेंट आ गए, बस B के एलिमेंट को छोड़ दिया, वो सारे एलिमेंट है उसका इंटरसेक्शन हमने A के साथ कर दिया, मतलब क्या मिलेगा? A के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। A के कौन सा एलिमेंट? जो B में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अपना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। लास्ट डेफिनेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस? बताओ, किसी को पता है? कल्पेश पता है तुम्हें? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। फिर से बोलो। A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। सॉरी सर, माफ कर दिया, करेक्ट करो। यही है सर। यही है तो सॉरी वापस, ऐसा? नहीं सर, वो सॉरी रखो सर, कोई बात नहीं, सॉरी रखो आप, चलेगा, ऐसा ना? हाँ सर, क्या जाता है सॉरी में, पैसे तो लग नहीं रहे। सर बोलोगे तो 4-5 बार और बोल दूंगा। बोलो सिमी, पता है क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस? नहीं सर। नहीं पता? अनमोल तुम्हें पता है? नो सर। नहीं पता। विधि तुम्हें पता है? नहीं। देवराज तुमसे नहीं पूछूंगा। नहीं विधि? पता सर। अरे बापा, किसी को नहीं पता? सर नहीं। अवनी तुम्हें पता है? नहीं पता। विश्राम? नहीं पता सर। मानव? नहीं पता। अरे भाई, यहाँ भूकंप आने वाला है, ये क्या हो रहा है? अब तो भाई। सर हमको भी पूछो। अच्छा तुम रह गए? चलो बताओ क्या होगा? A माइनस बी यूनियन B माइनस A। अरे वाह, शाबाश। हाँ बोलो। सरफराज बोल रहा हाँ बोलो सरफराज। सर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? दो सेट अगर लिए हाँ। तो उसका कॉमन जो एलिमेंट होगा, मतलब कॉमन जो पोर्शन होगा, कुछ भी हो, उसको हाँ। छोड़ के बाकी सब। कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाकी सब। हाँ तुम तो वेन डायग्राम में पहुंच गए। हाँ सर, हाँ उसमें ही सर, उसी से सर जो बोल रहे हैं ना, जो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B और A माइनस B यूनियन B माइनस A जो होता है, वो वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से मतलब समझ आता है सर।
हाँ वेन डायग्राम मैं बताने वाला हूँ। हाँ हाँ सर। सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन के बाद मैं वेन डायग्राम ही बताऊंगा तुम्हें। हाँ लेकिन अभी मैंने वेन डायग्राम की बात नहीं करी थी, तो मैं सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा था। हाँ सर, कॉमन पोर्शन को छोड़ के वो जो किसी ने बोला ना, जो इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दिया, वो राइट है सर। मतलब टोटल यूनियन करके ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन पोर्शन बाद, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, वो सही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं भी डेफिनेशन दे देता हूँ। इतना सबने डेफिनेशन दे दी, मेरी भी देनी बनती है भाई। द सिमेट्रिक डिफरेंस of two sets A and B, symmetric difference of two sets A and B is denoted by A delta B and defined as A minus B यूनियन B माइनस ए में से B के एलिमेंट को निकाल दो, B में से A के एलिमेंट को निकाल दो, जो बचा उनका यूनियन कर दो। क्या जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। A माइनस बी क्या होगा? A में से B के एलिमेंट को निकालो, तो 1 2 निकाले तो 3 4 बचेगा। B में से A के एलिमेंट को निकालो, क्या मिलेगा? 5 6। तो टोटल इनका यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 3 4 5 6। तो ये क्या आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से भी यही आएगा ना? देख लेते हैं भाई, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं, और एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि सरफराज ने बताया, सिमेट्रिक वेन डायग्राम का यूज अगर हम करेंगे तो हम वो अलग अलग वेज फाइंड कर सकते हैं। देखो अब वेन डायग्राम क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। फीलिंग सही है? VIE वेन, यही है शायद वेन डायग्राम। स्टार्टिंग से सबसेट का वेन डायग्राम क्या होता है? बड़ा सेट लिया, यूनिवर्सल सेट या कुछ भी लगा लो, हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है, यू के अंदर बात कर रहे हैं। ये जो पूरा है ये क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर कोई दो सेट लेते हो आप, ए और बी। अगर आप बोलते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है? बी बड़ा है, तो ये ऊपर वाला बी है और ये छोटा ए इसके अंदर चला जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो ये वेन डायग्राम है। डायग्राम के थ्रू अगर हमको प्रेजेंट करना हो इसको, सबसेट को, तो हम इस तरीके से करेंगे, बड़ा सेट उसके अंदर छोटा वाला डाल दिया। इसका मतलब क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरीके से अगर सबसेट ए पूरा सबसेट है इसका, ठीक है। अब बेसिकली देखो तो मतलब ये ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है। इसका अलग अलग वेन डायग्राम बताता हूँ मैं, कितने कितने तरीके के नॉर्मली हम बनाते हैं, स्टडी करते हैं वो। कितनी पॉसिबिलिटी निकलती है अपनी इस तरह के। एक ऐसा सेट बन सकते हैं कि एक सेट पूरा का पूरा उसके अंदर हो, जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपको बी ए, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। एक ऐसा भी हो सकता है
ये दोनों के दोनों बिल्कुल डिजॉइंट हो जाए, ए अलग है बी अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी। तीसरा क्या हो सकता है, आधा आधा ए और बी, जो आधा आधा मिक्स हो रहा है, आधा बिल्कुल बाहर है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था, ए के अंदर थे 1 2 3 और बी के अंदर है मान लो 2 3 और 5, तो 2 3 कॉमन है, जो कॉमन वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे बचे हुए में क्या आएगा 1, यहाँ पे बचे हुए में आएगा 5। समझ में आ गया? तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन क्या होगा इस केस में, इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सिमी ए सिमी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी, बताओ बताओ। तो मैं बात कर लो। सर हाँ बोलो। ए डैश, ये डैश होगा, माइक ऑफ कर लो। ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, ये है ए आपका, ये पूरा का पूरा बी के अंदर है, तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, ये पूरा बी है आपका और अंदर वाला ए है, तो कॉमन वाला पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ये तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पता होना चाहिए आपको, पर ठीक है मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर वैरायटी देखोगे या आप, तो ए यूनियन में आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा आपका, ए यूनियन बी, ये क्या होगा, ए यूनियन बी, और ये क्या होगा, ए यूनियन बी। तीन तरह के सेट हम लेते हैं, या तो पूरे अलग अलग होंगे, या कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स कॉमन होंगे, या पूरा का पूरा एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। तो यही तीन पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास दो सेट्स के लिए। तो ए यूनियन बी को इस तरह से डिनोट किया जाता है इन तीनों के केस में। और जैसा कि ऊपर बताया, इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन बिल्कुल एम्प्टी होगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। ठीक है, तो तीनों केस में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों देख लिए। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ये मेरा u है, ये a है, मुझे a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब u में से a के एलिमेंट्स को निकाल दो, हटा दो। जब पूरा मेरा u है, इस पूरे में से ये एलिमेंट्स में निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बाहर के एलिमेंट्स है, सर्कल के बाहर के एलिमेंट्स, ये सारे आपके ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये ए है आपका, तो ये जो पोर्शन है बाहर वाला, ये पोर्शन क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और क्या बचा, सिमेट्रिक डिफरेंस देख लेते हैं।
ए में से, ये मेरा ए है, ये बी है, ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दो। ये पूरा ए है, इसमें से बी के एलिमेंट कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? ये है बी के एलिमेंट्स। तो इसको निकाल दिया, ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दिया, मतलब इस पोर्शन को, कॉमन पोर्शन को निकाल दिया। तो क्या बचा आपके पास? ये। फिर बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दूंगा। अब बी में ए के एलिमेंट कौन से हैं? ये पूरा बी है, इसके अंदर ए के एलिमेंट्स ये वाले तो हैं, तो इस पोर्शन को निकाल दो, जो आउट ऑफ पैरेलल निकाल चुके थे इसको हटा दो। तो क्या बचेगा आपके पास? बी में से एक एलिमेंट को निकाला तो ये बचा। तो ये क्या है आपका? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो ए इंटरसेक्शन बी। ये जो निकाल रहे हो रेड पोर्शन, ये रेड पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। किस में से निकाल रहे हो? पूरे में से, ए यूनियन बी में से। पूरे ए यूनियन बी में से आप माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी को, क्या मिल जाएगा आपको? सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा तरीका ये है ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो, यूनियन बी में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दो। ठीक है, तो मिल गया। तो दोनों ही सही है, कल्पेश ने बताया वो भी, और जो जैनिल ने बताया, पता नहीं जिसने भी बताया था, दोनों ही सही है। ठीक है, मैंने भी वही बताया। सो कौन सा वाला पोर्शन? ये पोर्शन कौन सा है? ए डेल्टा बी, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो सब हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल, पेयरवाइज, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन, यूनियन। ठीक है, सारी चीज हमने देख ली है। ये सब स्कूल में पढ़ के आए हो आप, कुछ आपके लिए अजीब नहीं है। कोई यहाँ पे नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है? बहुत बेसिक से स्लोली जा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। ऐसा कुछ डीप इसके अंदर अभी हमने बात करी ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम कुछ रिजल्ट देखते हैं, बहुत नॉर्मल रिजल्ट। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलेंगे अपने को, तो थोड़े बहुत रिजल्ट देख लेते हैं। If A, B and C be any sets, then first one, commutative law. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है आपके? फर्स्ट कौन सा है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकंड कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सिंपल है भाई, ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करो, बी और ए के एलिमेंट्स को इकट्ठा करो, बात तो वही है ना, कलेक्ट होगा तो वही सेट मिलना है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, इसलिए यूनियन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑल्सो, ए और बी के एलिमेंट्स को का कॉमन निकालो, बी और ए के एलिमेंट्स का कॉमन निकालो, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन ही निकालना है ए और बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हम किस तरह के रिजल्ट देखेंगे, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डी मॉर्गन्स है, और इसके अलावा इसके बाद कुछ और भी रिजल्ट होंगे, उनके नाम नहीं है, उनके बिना नाम के हैं, बट स्टिल थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम हो गया मुझे और दूसरे भी काम है, तो आज कहीं पे रखते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, अब जाना नहीं है किसी को, 2 मिनट रुको।